साहिल, आजकल एक क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है क्योंकि कुछ केसेस इस तरह के आसपास हो रहे हैं माशरे में बहुत ज़्यादा। वो हैं मियाँ बीवी की लड़ाई के मुतालिक। आजकल बड़ा कॉमन हो गया है कि नए कपल्स की शादी होती है तो बड़ी जल्दी उनकी लड़ाई झगड़े वगैरह शुरू हो जाते हैं। बेटी घर आ रही होती है, बेटा उधर होता है, शौहर दूसरे घर में होता है। जो मैंने चीज़ नोटिस की है वो ये नोटिस की है कि जब इस तरह का केस होता है तो पूरा ख़ानदान जो है, चाचे ताए मामे आंटियाँ फूफियाँ खलाएँ, वो सारे के सारे लोग मिल के जो है वो लड़की को नसीहतें करने लग जाते हैं। बेटा सब्र कर। वो कहती है उसने मुझे थप्पड़ मार दिया, वो कहती है बेटी सब्र कर। वो कहती है कि उसने मुझे इस बात के ऊपर बेइज्जत कर दिया, वो कहते हैं बेटी सब्र कर। यानी बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है कि यार लड़की को समझाया जाए, लड़की को कॉम्प्रोमाइज़ करवाया जाए। जबकि अगर आप सहाबा के दौर की जितनी भी स्टोरीज इस तरह की पढ़ते हैं उनमें हमेशा लेक्चर मर्द को दिया गया कि भाई तुम सब्र करो। हज़रत उमर वाला बड़ा मशहूर वाक़या है कि वो सहाबी आए हैं, हज़रत उमर से कहते हैं मेरी बीवी ये करती है, ये करती है, ये करती है, तो हज़रत उमर ने उनको ये कहा कि तुम सब्र करो। तो इसके बारे में क्या है कि क्या लड़के को कोई है समझाने वाला कि भाई लड़के को बताया जाए कि ये ज़िम्मेदारी एक्चुअली किसका है? कव्वाम तो मर्द है, औरत उसके अंडर है। नहीं, असल में तो नसीहत दोनों को ही ज़रूरी है। इसमें तो पहले तो उसूल तो ये है। हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर जो हैं उनको नसीहत अबू बकर सिद्दीक़ ने खुद की जब ज़ुबैर बिन अव्वाम के साथ इश्यूज़ थे उनके, और बड़े ग्रेव इश्यूज़ थे उनके। तो नसीहत तो उन्होंने, जो नसीहत के लिए आएगा, जो सामने होगा उसको नसीहत होगी। हाँ, हमारे कल्चर में लेकिन जो है ना वो बहुत एक स्क्यूड कंक्लूजन ड्रॉ की जाती है कि लड़की को चाहिए था कि वो बना के रखती सारा का सारा मामला। ये इस्लाम के बेसिक असूल के ख़िलाफ़ है। दो चीज़ें बड़ी क्लियर हैं कि तलाक़ का जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट है ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आदमी को दी गई, और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बता भी दिया कि शोहरों को बीवियों के ऊपर हमने जो है वो तकवीम दे दी है कि अब आप लीडरशिप के रोल में, बीवी लीडरशिप के रोल में नहीं है। नाउ दिस एक्चुअली वाज अ बिग प्रॉब्लम फॉर वीमेन कि हमें क्यों नहीं दी गई, हालांकि दिस शुड हैव बीन अ बिग प्रॉब्लम फॉर मेन कि हमें क्यों इतना बड़ा बोझ डाल रहे हो। वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल है घर को बनाने बिगाड़ने में, सारा का सारा जिम्मेदारी हमें डाल दी। मगर ये एक ऐसा कोई जो आंधी चली हुई ना इस वक्त एक रैशनल के नाम के ऊपर इंतहाई इर्रेशनल बात की, क्योंकि फैमिली स्ट्रक्चर इज़ द ओनली लिविंग स्ट्रक्चर फ्रॉम एडम एंड ईव टिल टुडे। बाकी सारी चीज़ों के असूल बदल चुके होंगे, फैमिली स्ट्रक्चर के असूल बिल्कुल वैसे ही चलते आ रहे हैं जैसे कि हज़रत आदम और हवा के थे, और क़यामत तक राउंड अबाउट वैसे ही रहेंगे। राउंड अबाउट मैंने इसलिए बोल दिया कि कोई बंदा ये सोचे कि नहीं कुछ चीज़ें बदली हैं उसमें। रहम का मादा और इंसाफ की तवक्को, ये दो इंस्ट्रूमेंट्स थे जिस पे फैमिली स्ट्रक्चर खड़ा होता था। यहाँ तक कि अगर इंसाफ की तवक्को भी ख़त्म हो रही है और रहम का मादा फिर भी चला देता था कि बच्चों को बलोगत तक ले जाओ, कहानी ख़त्म करो, उसके बाद जो है ना वो खुद अपनी अपनी जिम्मेदारी ले लेंगे। मगर हमने इस चीज़ को इतना अंडरमाइन किया क्योंकि रहम का मादा और इंसाफ की तवक्को, ये दो वो वाले सवाल हैं जो दुनिया के किसी भी लीडर से आप पहले पूछते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे वो कंपनी का लीडर हो, चाहे वो कम्युनिटी का लीडर हो, या फिर वो फैमिली का लीडर हो। जी। इसका मतलब था कि ये रहम और इंसाफ की तवक्को सबसे पहला इल्ज़ाम लगना चाहिए था लीडर के ऊपर। खातून को तो मुबर्रा हो जाना चाहिए था इस बात से कि हदीस भी कुछ इस तरह है कि हर शख्स अपनी रैयत का जिम्मेदार है और उससे उसकी रैयत के बारे में सवाल होगा। इसका मतलब है कि औरतों से तो सवाल ही नहीं होगा इस बात का। जी। अब फेमिनिस्ट मूवमेंट बाहर निकली कि हमें भी वो सवाल पूछवाना है अल्लाह ताला से, हम भी कटहरे में खड़ा होना चाहते हैं क़यामत वाले दिन। और दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। आदमियों को चाहिए था कि बाहर आएंगे कि सारा का सारा जो है ना मसला औरत की वजह से आ रहा है। हम जिससे सेइंग अगर वो ये समझते हैं, एक जो कल्चर तो बाहर यही समझता है, तो ज़िम्मा हमें क्यों दिया हुआ है, इसकी कोई तनसीख करवाएं कुरान पाक की शायद की, या फिर कोई एक नया फतवा या इत्तेहाद किया जाए इस बात पर। मगर औरतें इस बात पर निकलने की दोज़ख की जो प्रोबेबिलिटी हमारी बढ़ाई जाए। नाउ कमिंग बैक टू ओरिजिनल क्वेश्चन कि जो रहम का मादा और इंसाफ का जो करीना है ना जी, ये लीडरशिप की बेसिक्स है। अगर घर में कोई मसला मसाइल आ रहे हैं तो आप हदीसें सारी की सारी निकालेंगे तो उनमें ये दो चीज़ें कॉमन मिलेंगी। सब्र कर मतलब रहम रहम रहम। एक दफ़ा तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के पास साहबी ने आया कहा कि 3 दफ़ा इसरार किया कि मुझे तलाक की इजाज़त दें, तलाक की इजाज़त दें, बीवी जो बदज़ुबान है, बीवी बदज़ुबान है।
अल्लाह के, और बच्चे हैं मेरे, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने बच्चों की पहले उस वैसे तफ्तीश की कि कितने बच्चे हैं तुम्हारे, और फिर उसने वो वाली बातें बताई प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अगर वो आप और मैं आज किसी भी कचहरी को बताएं तो तलाक हो जाएगी, मगर प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा कि रहम करो, रहम करो, और फिर तीसरी दफ़ा फिर नसीहत की कि रहम कर। सुभान अल्लाह। क्योंकि बच्चों को हमने बहुत ही एक छोटी सी इनसिग्निफिकेंट एंटिटी समझ ली है। जब तक बच्चा 14 साल के क्रॉस नहीं करता ना, और 14 मैं साइंस की बेस पे कह रहा हूँ, हाँ जी, अल्लाह ताला ने तो 12 साल कह दिया, तो 12 साल नीचे, मगर चूँकि हमारे डेमोग्राफिक मसाइल बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो 14वें साल तक तो ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप हो ही जाता है। बहुत ही एक्सट्रीम आउटलायर्स की बात कर रहा हूँ, ऑन एवरेज 12वें साल में ही होता था, और एज लो एज 10th ईयर में भी देखा गया। सो 10 और 14 के बीच में ये जो रेड जोन है ना, अगर बच्चा ये क्रॉस कर लेना तो ब्रोकन फैमिली डिसऑर्डर फिर नहीं आता। ये ब्रोकन फैमिली डिसऑर्डर एक असल में साइकोलॉजिकल कॉज ऑफ मेनी अदर डिसऑर्डर्स। जी, इतने बड़े मसाइल हैं कि बंदे के अंदर से सेंस ऑफ एम्पैथी ख़त्म हो जाती है, फिर वो जालिम बनता है बड़े होके, फिर वो चोरी करता है, चकारी करता है, कत्ल करता है, फ्रॉड करता है, करोड़ों के गबन करता है, उसको रहम ही नहीं आता, बिकॉज वो उसका बचपन का जो स्ट्रक्चर था ना, वो रहम का, वो आपके बाप की जिम्मेदारी थी, माँ की नहीं। मैं आपको दूसरी तरफ से भी अभी ये क्वेश्चन पूरी बताता हूँ ताकि आपको पता चले कि हम सिर्फ बाप को क्यों कह रहा हूँ मैं, माँ की भी रहम के अंदर बहुत बड़ी जो है ना इनपुट है। अब जब माँ बाप को पता हो ना इस बात का कि मेरे बच्चों की इस वक्त की जो ब्रेन डेवलपमेंट है, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, वो इतनी बड़ी चीज़ है, इतनी बड़ी चीज़ है कि मैं 80 साल का भी हो जाऊँ ना, तो मैं उन्हीं वैल्यू सिस्टम्स को इन्वोक करता हूँ किसी भी डिसीजन से पहले। मैं वही चीज़ें चाहने की और फैसिनेशंस की बेस रखता हूँ जो कि मेरे 8वें साल में क्रिएट हुई थी। मैं उन्हीं फियर्स को मिटिगेट करने की कोशिश करता हूँ जो मेरे 7वें, 8वें, 5वें, छठे, 7वें, 8वें, 9वें साल में बने फियर। मैं अगर रिलीफ में हूँ तो मैं अभी भी इस उम्र में भी, और हर इंसान बड़ी से बड़ी उम्र में भी रिलीफ की डेफिनेशन भी लेता है कि एटलीस्ट वो हालात तो नहीं है। कौन से हालात? जो रिग्रेस, इसको फ्रॉइडियन रिग्रेशन कहते हैं। वो रिग्रेस करता है कि जब पीक ऑफ द फियर उसने देखा, और पीक ऑफ द फियर का मतलब होता है उसने पहली दफ़ा इतना बड़ा फियर देखा। वो कब देखता है? जब माँ और बाप गुत्था हुए होते हैं और खून खून कर रहा होता है बाप माँ को, क्योंकि माँ बेचारी क्या कर लेगी बाप का। जी हाँ। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आदमी सिर्फ कसूरवार होते हैं, औरतों के उतने ही कसूर हैं, इसमें कोई शक नहीं, मगर चूंकि लीडरशिप का पेडिस्टल आदमी के पास था, तो आप तो किसी भी औरत को मैं इल्ज़ाम दे ही नहीं सकता। जी, जब कुरान पाक की आयत आ गई कि हमने आपको इनके ऊपर अथॉरिटी दे दी औरतों के ऊपर, अब औरत बरी हो चुकी है। जी, मैं और आप एक ही मिशन पे चलें और आपको लीडरशिप मिल जाए, तो मैं जो गलती भी करूँगा वो आपकी गलती है। जी हाँ। सवाल आपसे होगा इसका। इसके बारे में एक हदीस भी है, वो जब अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह के रसूल से किसी लीडरशिप की बात की थी, गवर्नरशिप की, तो अल्लाह के रसूल ने ये कहा था कि ये एक ऐसी चीज़ है कि क़यामत के दिन रिग्रेट करेंगे जिनको मिला। बिल्कुल। और अबू ज़र ग़िफ़ारी से क्यों कहा था? क्योंकि अबू ज़र ग़िफ़ारी पे एक और हदीस में आपको उससे बताऊँ ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से बंदे की पर्सनैलिटी चेक करके उसकी शादी के बारे में लड़की ढूंढें या लड़का ढूंढें उसके लिए, कि अल्लाह के नबी अलैहि अबू बकर सिद्दीक़ के साथ अबू ज़र ग़िफ़ारी की तरफ गए। ज़ुहद का ये आलम था, क्योंकि हर बंदे के लिए ये हदीस नहीं है जो आपने भी सुनाई है, हर सहाबी को ये हदीस नहीं बताई कि अबू ज़र ग़िफ़ारी के पास एक मटका था, बस पूरे घर में एक चटाई थी, और वो मटका उन्होंने हमसाये के घर एक पाम ट्री था, खजूर का दरख्त, उसके साये में ना वो मटका सेट कर दिया था उन्होंने कि वो उस पर धूप डायरेक्ट ना आए, तो पानी ठंडा हो जाता था क्योंकि वो बड़ा दरख्त था। तो अल्लाह के नबी अलैहि उन्होंने ठंडा पानी पिलाया, तो अल्लाह के नबी अलैहि ने ठंडा पानी पिएगा कि ठंडा किससे किया, तो उन्होंने बताया कि मैं साये में रखता हूँ इस मटके। तो अल्लाह के नबी अलैहि ने कहा, अबू ज़र ये ठंडे पानी का भी सवाल हो ना तेरे से। सुभान अल्लाह। वो इस लेवल पे पहुँच चुके थे। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ कि अबू ज़र ग़िफ़ारी वाज एट अ लेवल ऑफ क्लेंजिंग, सो मच क्लेंजिंग कि उनके अंदर वो जो है ना दुनियावी नजासत आ ही नहीं सकती थी। तो उसको उन्होंने अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने उनको इसलिए कहा, तू तेरी सादगी जो है ना वो कोप ही नहीं कर सकती इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को। नाउ जस्ट लाइक दैट ऑन द सेम प्रिंसिपल, ये भी समझिएगा इस बात को, अल्लाह ताला ने तलाक का हक औरत की बजाय आदमी को दे दी। ना औरत को ब्लेम करने की इस्लामिक सेंस ख़त्म कर दी। इस्लामिक सेंस ही नहीं है कि और तलाक हो गई है, औरत को पकड़ लिया हमने। जी हाँ। तलाक का होना या ना होना आदमी के ज़िम्मे डाला हुआ था, क्योंकि लीडरशिप उसके पास थी। जी हाँ। जैसे वही बात है कि मुल्क क्रैश कर जाए और हम लीडर ऑफ द अपोजिशन को पकड़ ले जाके, कभी भी ज़िंदगी में नहीं हमने किया, हमेशा लीडर को इल्ज़ाम देते हैं। जी। यहाँ पे हम लड़की को क्यों पकड़ते हैं?
मैं फिर ये बता दूं कि मैं इस बारे में ये बात इसरार नहीं कर रहा हूँ कि औरतों के कसूर नहीं होते, जी मैं अभी आता हूँ उसके ऊपर, मगर फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ एवरी डिवोर्स हैज़ टू बी आस्क्ड बाय द मैन, फ्रॉम द मैन, कि जिम्मेदारी तुम्हारी थी। अगर तुम इस काबिल नहीं थे तो तुमने इस औरत की लाइफ भी और अपनी लाइफ भी और वक्त भी तबाह किया, और ऊपर से बच्चों को परमानेंटली डैमेज कर दिया, जी हाँ, परमानेंटली डैमेज कर दिया। Now this is a problem that only a man he has to be trained on before he gets married. जी हाँ, ये बड़ा वो था कि हमारे माशरे में आमतौर पे ये हो रहा है कि बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं तो बड़ी फ़िक्र होती है कि उसको रोटी पकानी आ जाए, घर का सफाई, लेकिन बेटों की तरबियत बिल्कुल नहीं हो रही कि बेटा जो शादी तुम करने जा रहे हो उसमें सिर्फ मज़े नहीं है, उसके अंदर एक्चुअली बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक पूरे इंसान जो कि किसी और बैकग्राउंड में पल बढ़ के और ही मिजाज का हो सकता है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी में दिया जा रहा है। यहाँ पे मैं वापस आता हूँ आप दूसरे साइड ऑफ द पिक्चर पे, कि औरत की क्या जिम्मेदारी है। फिर फैमिली स्ट्रक्चर जो है ना वो रहम और इंसाफ पे ही रहेगा, जो मर्ज़ी हम कर लें, जिसकी मर्ज़ी फैमिली हो, चाहे वो आप अफ्रीका में शादी करें या लेबनान में, पाकिस्तान में करें, इंडिया में, आउट ऑफ रिलीजन भी करें, इनसाइड रिलीजन भी करें, तो तब भी ये दो कॉन्स्टेंट्स नहीं चेंज होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये इनेट मोरालिटी के अंदर डाल दी है। इनेट मोरालिटी इज़ बेस्ड ऑन एम्पैथी एंड जस्टिस ओनली। जी, अब जो सबसे खूबसूरत बात यह है कि जो रहम का मादा है ना, उसका 99% हिस्सा औरत में डाला अल्लाह ने, सुभान अल्लाह, और 1% हिस्सा आदमी में डाला है। मैं ये इस्लामी हदीस के थ्रू इस्तदलाल नहीं कर रहा, कुरान के, ये साइंस ने सबूत दे दिया हुआ है कि औरत के अंदर 99 to 1 की ऑक्सीटोसिक रिएक्शन होते हैं और हमारे अंदर 1% ऑक्सीटोसिक रिएक्शन होता है। वाह, अच्छा, और ऑक्सीटोसिन क्या है? कुर्बानी, इसार, अपना पेट काट के किसी को दे देना, अपना हिस्सा किसी को दे देना। अगर माँ के अंदर ये रहम कम होता ना तो घर का स्ट्रक्चर टूट जाता, क्योंकि इंसान अपनी वीकेस्ट हालत में पैदा होता है और अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट हालत का सफ़र करता है। और जब इंसान अपने वीकेस्ट हालत में, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बहुत ही मतलब एक छोटा बच्चा है मेरे पास, किसी का बच्चा है मेरे पास, क्या मेरा अपना ही बच्चा है, इससे ज़्यादा अजीज़ नहीं होगा, और मैंने किसी की कफ़ालत में डालने में कहीं जा रहा हूँ जी, तो मैं टेक्निकली स्पीकिंग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटिटी को दूंगा, जी, मगर अल्लाह ताला ने सबसे वीकेस्ट एंटिटी को दिया फिजिकली। सुभान अल्लाह, या इसका मतलब है कि कोई और ताकत है जो कि ये निज़ाम चलाती है, वो फिज़िकल माइट नहीं है, वो रहम की ताकत है, वो रहम का मादा है कि जो पूरा का पूरा निज़ाम चला रहा है। और वो इसलिए ये साफ साबित है, इंसानी हिस्ट्री बता दी है कि इंसान अपनी वीकेस्ट हालत में अपनी माँ को दिया जाता है अल्लाह ताला की तरफ से, और माँ के अलावा कोई पाल भी नहीं सकता उसको। सुभान अल्लाह, वो कैसे पालती है? वो इतना सारा वो मादा कहाँ से आता है? ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। मतलब किसी भी औरत को किसी और का बच्चा देंगे ना, उसको आराम नहीं आएगा, आएगा ज़रूर किसी और आदमी के मुकाबले में, मगर उसके अपने बच्चे का जो इंतज़ाम अल्लाह ताला ने किया है वो इस लेवल पे किया है कि जब औरत लेबर में होती है ना, जब बच्चा पैदा हो रहा होता है, उस इंस्टेंस के अंदर ये जो केमिकल है ना ऑक्सीटोसिन का, जो रहम का केमिकल है, ये अपने रेगुलर स्टैंडर्ड से हट के 300,000% पे चला जाता है। वाह, वो अपने नाखूनों से भी और बालों में भी नहा रही होती है ऑक्सीटोसिन में जब वो बच्चा पैदा हो रहा होता है। इट इज़ सच ए बिग इंस्टेंस, ये इतना बड़ा मौजज़ा अल्लाह ताला ने दिया है, क्योंकि उस बच्चे को जितना रहम चाहिए ना वो अल्लाह ताला उस वक्त देते हैं, ना उससे पहले देते हैं ना उसके बाद। ऑक्सीटोसिन वहाँ पे सेंटर फिर श्रिंक हो जाता है। देयर इज़ द पीक ऑफ ऑक्सीटोसिन इनसाइड एनी ह्यूमन बीइंग, और उसका सेंटर भी डायलेट हो जाता है और थोड़ा सा बड़ा हो जाता है उससे, और उसको अपने बच्चे को देखते ही जो प्यार आता है ना, और उसकी जो, और इसमें इंसानी माँ की बात नहीं हो रही, हर फीमेल की बात हो रही है। तो अल्लाह ताला ने हर जान को रहम के थ्रू प्रोटेक्ट किया, ताकत के थ्रू नहीं प्रोटेक्ट करवाया। सुभान अल्लाह। सो अब रही बात, खाली प्रोटेक्शन रहम के थ्रू होनी थी? नहीं, इंसाफ के थ्रू भी होनी थी, क्योंकि तकाजे और सारे लगते हैं, सिर्फ रहम का तकाजा नहीं लगता। हर चोर को माफ़ कर दें तो चोरी तो नहीं रुकनी, जी हाँ, ठीक है। सो इंसाफ के तकाजे से आपने रहम के तकाजे को बार बार टकराना कि कहाँ पे इंसाफ करूँ, कहाँ पे ना करूँ, कहाँ पे जो है वो इंसाफ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर बच्चों को रहम पे ही पालते रहेंगे तो ज़्यादा कटहरे खोलने ही नहीं पड़ेंगे, कोर्ट रूम चलेगा ही नहीं, तो इंसाफ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इंसाफ की तो ज़रूरत ही तब पड़ती है जब कोई जुल्म हो, वरना तो इंसाफ की ज़रूरत ही नहीं है। जी, रहम पे पूरी दुनिया चल सकती है टेक्निकली, मगर चूंकि रहम पे पलते नहीं हैं लोग, तो फिर इंसाफ को इन्वोक किया जाता है कि यार ये तो फिर आपे से बाहर हो रहा है, तो फिर तो आ जा। ठीक है, रहम का मतलब नाजायज़
चीज़ें नहीं देना होता, रहम का मतलब भी जायज़ चीज़ें ही देना होता, मगर जिस तरीके से आपने ये निज़ाम चलाना मामला वो रहम है। वरना मैं आपको आपका हिस्सा मुंह बसोर के भी दे सकता हूँ, ये रहम नहीं है, हमें ये इंसाफ है। और आपको आपके हिस्से से कम भी दूँ ना और मगर बहुत ही एहतमाम से दूँ तो ये रहम है और काम आपका भी हो जाएगा। सो बगैर इंसाफ के रहम काम कर सकता है कुछ अरसे तक। इन द लॉन्ग रन चूँकि बंदों की तादाद करोड़ों अरबों में होती है तो हर जगह पे उस तरीके के रहम प्रैक्टिस नहीं होती। तो in a bigger landscape we need this instrument of justice. However, inside the family 99% फैमिली स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो बग़ैर इंसाफ के सिर्फ रहम पे चल रहे हैं। अब ये मसला है दुनिया का इस वक्त। अब चूँकि इंसाफ का करीना नहीं ठहराते वो बचपन में, तो लोग फिर अपने अपने घर को बचाने के लिए पूरी दुनिया में निकल पड़ते हैं कि पूरी दुनिया को जला दूंगा, अपनी घर बचा लूँगा बस। और इसको हम समझते हैं कि वो बड़ा आदमी अपने घर को बचाने के लिए पूरी दुनिया का हक मार लेता हो, क्योंकि इंसाफ का करीना ठहराया नहीं जाता बचपन में। अब ये दोनों करीने टूट जाते हैं अगर माँ बाप की लड़ाई हो जाए तो। बचपन में माँ बाप की फिज़िकल या ज़बानी बदज़बानी बदकलामी हो रही हो तो बच्चे के अंदर से रहम और इंसाफ दोनों करप्ट हो जाता है। और इसको ब्रोकन फैमिली डिसऑर्डर कहते हैं कि ना उसको रहम का सेंस है ना उसको इंसाफ की सेंस है। अब ये दो चीज़ें निकाल देना आप किसी भी इंसान से और जितने मर्जी उससे काम करवा लें, उसने सिर्फ दुनिया में तबाही मचानी। वो जितना एफिशिएंट होगा उतना ज़्यादा तबाही मचाएगा, जितना लैक ऑफ एफिशिएंसी दिखाएगा उतनी बचत हो जाएगी हमारी। सो ऐसे बच्चे नाअहल होने बेहतर हैं, मगर चूंकि उनको फिर हम यूनिवर्सिटी और कॉलेज और हर तरह के दोस्त यार और हर चीज़ की चीज़ें सिखाते हैं, वो उतने ही एफिशिएंट होते हैं डेवस्टेशन कैपेसिटी में अपनी, उसको किल कैपेसिटी कहते हैं कि दिस मैन सिटिंग डाउन कैन किल मिलियंस बाय थ्रू हिज जस्ट वर्ड्स, थ्रू हिज एक्शंस, एंड द मोर इज गोइंग टू गेन पावर द मोर इज गोइंग टू डेवस्टेट द प्लैनेट। सो ये जो मामला है ना, ये औरत को ब्लेम करने का नहीं है, मगर औरत ब्लेम लेस भी नहीं है इसमें जी। रहम उसके पास था जी, रहम तो उसके पास था सबसे ज़्यादा, उसको रहम प्रैक्टिस करना चाहिए था। अब एक सवाल जहन में खुद पैदा होता है कि वो बेचारी थप्पड़ भी खाए, पिटाई भी उसकी हो और रहम भी वो दिखाए, तो हाँ जी उसका काम रहम ही है। अब चूंकि इंसाफ का करीना जो था वो आदमी के पास था, तो जो सज़ा है ना वो आदमी को ही मिलनी चाहिए, मगर इसका मतलब ये है कि मुझे ना इंसाफ़ी पर सज़ा मिलनी चाहिए, ठीक है, और आपको बेरहमी पर सज़ा मिलनी चाहिए एज अ वुमन जी। सो अगर आप रहम दिखाते रहें तो आप तो बिल्कुल ही भरी हैं अल्लाह ताला की अदालत में कि आपने अपना काम पूरा किया। इस भाई साहब को सेंस ही नहीं थी कि किसी इंसान के साथ सलूक कैसे करते हैं, स्पेशली एक खातून के साथ, ठीक है। और उस वजह से जो रैयत पे असरात आए उसके तो सवालों की लिस्ट ही अलग है। वो तो कहानी बदल दी ना आपने और लोगों को रहमान से शैतान के रास्ते पर डालने की साजिश की। सो एनी एंड एवरी टाइम देयर इज़ अ डिवोर्स, गिरबान पकड़ना है आपने मर्द का कि आपने उस औरत को इस लेवल तक लेके आया कि वो अपनी फितरत के अगेंस्ट चली गई। फितरत में क्या है? रहम है। ये हो ही नहीं सकता कि एक औरत अपने घर में रहम इनिशिएट ना करे, उसकी प्रेजेंस से ही रहम शुरू रहता है। मैं आपको इसकी साइंटिफिक एग्जांपल दे देता हूँ। बच्चे को, माँ को देखते ही बच्चे के ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ जाते हैं खाली उसकी प्रेजेंस से। ये औरत इतनी बड़ी फैक्ट्री है रहम की दुनिया में। जब आपको किसी भी मौके के ऊपर ना, खुदा ना खास्ता ऐसा मौका है कि आपका कोई मामला पब्लिक में आपको कोई एक्सीडेंट हो जाए, आप खुद देख लें, जाने अनजाने में प्रपोर्शन ऑफ वीमेन इज़ वे मोर इन सिंपैथी एंड एम्पैथी। किसी भी लेवल के ऊपर आदमी के अंदर सिंपैथी और एम्पैथी का एलिमेंट होता ही नहीं है। मतलब नाउज़ बिल्लाह ऐसा तो नहीं होता ही नहीं है, देयर सुपर एम्पैथेटिक मैन एज वेल कंपेयर टू अ वुमन। देयर इज़ नो कंपैरिजन कि जब ज़रूरत पड़ेगी ना किसी को, किसी भी अनजाने को भी, और उनमें क्राउड ले लें 50 औरतों का 50 मर्दों का, देखना किसका हाथ पहले आता है, चाहे वो अफ्रीका हो, अमेरिका हो, ब्राज़ील हो, चाइना हो, ऑस्ट्रेलिया हो या इंडिया पाकिस्तान हो। इतना ये इंस्ट्रूमेंट, इतना यूनिवर्सल इंस्ट्रूमेंट अल्लाह ताला का, और वो इंस्ट्रूमेंट अपने घर में जाके टूट जाता है। तो जिसको बैठे बिठाए रहम आ रहा था, सिर्फ तस्वीर भी दिखाओ तो किसी के बच्चे के ऊपर जुल्म होते हुए और वो रोना शुरू कर दे और अपने घर के बच्चे खुद तबाह कर रही हो, इसका मतलब है उस लीडर ने कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल कर दिया है, उस आदमी ने ऐसी गलती कर दी है, उसको बैलेंस की सेंस ही नहीं थी कि उसको मशीन मिली थी, एक न्यूक्लियर रिएक्टर मिला था और उसने वो उसके अंदर से एटम बम निकाल के अपने ऊपर चला लिया, अपने बच्चों पर। सुभान अल्लाह। सो दिस इज़ वाई any and every problem of the family unit, the man is through and through responsible. There is no way I'm going to say कि औरतों की वजह से तलाक़ें होती हैं, क्या पता इनिशिएट औरतें ही करती हूँ, बट कंट्रोल अगर आपके पास नहीं था, you were not ready to get married. This is a
कॉमन सेंस थिंग कि आप इमरान खान और नवाज शरीफ को कैसे गालियाँ देते हैं हम सारे। जी हाँ, बिल्कुल। आप देना इस वक्त कौन है अपोजिशन में? शहबाज शरीफ अपोजिशन, उसको पकड़े। या क्यों? उसको तो नाम भी नहीं आता, क्यों? उसका कोई काम ही नहीं, हालांकि उसका काम है बहुत। या क्रिटिकल पैरामीटर सेट करना अपोजिशन का काम होता है। मगर हम कभी भी नहीं पकड़ते कि क्रिकेट की टीम हारती है, हम कभी भी नहीं कहते बॉलर बुरा है, वो हमेशा कप्तान का अगला पकड़ते हैं। क्योंकि हमारे अंदर लीडरशिप की रिक्वायरमेंट अल्लाह ने डाली हुई है कि लीडरशिप के ऊपर सारा का सारा जिम्मा कॉमन सेंस, कोई पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है। कप्तानी दी इसलिए जाती है आपको कि आपके घर का कोई बच्चा भी चोरी करे या आपका ड्राइवर भी चोरी करे, घर के बाप को पकड़ेंगे। तू किस तरह का निज़ाम चला रहा है? इट्स योर जॉब टू नो हु इज़ करप्ट, हु इज़ नॉट, हाउ टू फिक्स इट। बच्चे किधर जा रहे हैं। जी, एनी एंड एवरीथिंग इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लीडर। कंपनी का कोई भी बच्चा, ये PIA जिसको मैं कहता हूँ बैन करो पाकिस्तान से, या फिर ये जो वापडा वाले हैं या पुलिस वाले, समझे? जब एक पुलिस वाला रिश्वत लेता है ना, उस वक्त IG पुलिस जिम्मेदार है, IG उस वक्त। ये किसी भी शक में मत रहिएगा। उसको पैसे इस बात की मिलते हैं, अथॉरिटी इस बात की मिलती है कि वो निज़ाम ठीक रख सकता है कि नहीं। वो अगर बहाने बनाए कि नहीं ये गलत लोग हमने हायर किए हैं, आपको उसी वक्त अपनी इस कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है इस कुर्सी का मतलब क्या है। जस्ट लाइक दैट, हज़रत उमर ने कहा ना, कुत्ता भी प्यासा मर गया है तो मैं जिम्मेदार मैं हूँ। इट्स नॉट अ स्मॉल मैटर। अब्दुल्ला बिन उमर का ख्वाब है, रजिस्टर्ड है कि किधर थे अब्बा जी इतने अरसे से, मेरे दीदार ही नहीं हो सका। इसे हिसाब दे रहा था, अल्लाह अकबर, फ़रात के हिसाब दे रहा था मैं इधर। यहाँ तक कि उमर में ख़त्ताब ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर कोई मेरी रैयत में ईमान में भी कम आ रहा है तो सवाल मेरे से होगा। ईमान की कमी भी मेरा जिम्मा है। अल्लाह अकबर। और हम यहाँ पे रहम जैसी चीज़ जो कि अल्लाह ने फुल करके दी हुई होती है, अपनी बीवियों से निकाल लेते हैं। रहम निकाल लिया अपनी बीवी से। ऐसा आपके पास जादू था कि जो अल्लाह ताला की बनाई हुई मशीन थी उसमें से रहम चूस लिया, और वो बेरहमी से आपकी गिफ्टें अपने बेटों से करती है। आई कर्स those leaders who delegate the blame downstairs. The first thing he has to do, every man should be embarrassed कि मेरी तलाक हो रही, मुझसे नहीं हैंडल हुई। जो आपने तलाक ये रहम वाली बात की, नेचुरली औरतें यू नो इस तरह की होती हैं कि वो जब शादी हो गई है तो वो अपने शौहर को पूरा दिल और जान निछावर करके अब उन्हें पूरा जहन यही बना के आती हैं अब तो हमने जीना मरना इधर ही है सब कुछ। लेकिन ऐसे भी मोमेंट्स आते हैं कि वो बड़ी सख्त तंग भी आ जाती हैं और उससे नापसंद भी करने लग जाती हैं। मैंने ये देखा कि थ्रू आउट द एनिमल किंगडम जो है ना, जहाँ पर भी जो मेल है ही हैज़ टू परफॉर्म टू विन द हार्ट ऑफ अ फीमेल। यानी शेर हो गए, परिंदे हो गए, आप इवन गूगल करें, यूट्यूब पे करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाउ शी चूजेज़ अ मेल पार्टनर। तो वो मेल्स ने परफॉर्म करना होता है। तो क्या इसमें मेल की परफॉर्मेंस का भी ताल्लुक है कि कौन सी बीवी आपसे कितनी मोहब्बत के ज़रिए और कैसे तरीके से रहेगी, और हाउ यू आर परफॉर्मिंग एट होम या विद इन द फैमिली? देखिए, वो तो एक जो अफेक्शन का जो मामला है ना, उल्फत और मोहब्बत के जो तकाज़े हैं कि एक दूसरे पे, वो बेसिकली बैठते रहम के ही मंके के ऊपर है। बेसिकली किसी भी दुनिया में किसी भी बंदे को किसी और इंसान से जब मोहब्बत और इश्क हो रहा है ना, वो रहम की पीक होती है। उसको देख के जो प्यार हमें आता है ना, वो बेसिकली उसी को रहम का अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत और जामे तरीन लफ्ज़ बता दिया कि रहम। अल्लाह के नबी अस्सलाम बच्चे को बिठाया हुआ था, आई थिंक सैयदना हुसैन या हसन थे, और उनको बेलौस प्यार कर रहे थे। साहबी ने पूछा इतना प्यार? अल्लाह के नबी अस्सलाम ने कहा जिसके अंदर रहम नहीं उस पे रहम नहीं, जिसमें अंदर रहम नहीं उसके ऊपर रहम नहीं होना, कि तुम अपने रहम की दुआ करो। हाँ, कि मतलब बच्चे को देख के प्यार आता है ना हमें। ये उर्दू ने बड़ी करप्शन की है हमारी साइकोलॉजी की। ये रहम का ही लफ्ज़ रखते हैं ना हम अगर, और बीवी को अल्लाह ताला का ना, हमने एक दूसरे के लिए, तुम मियाँ और बीवी के अंदर रहम रख दिया। आयत में रहम का लफ्ज़ है, हमने शौहर के लिए बीवी और बीवी के लिए शौहर में रहम रख दिया। हमने अब ये रहम जो है ना, उर्दू में जो रहम है ना, वो पता क्या है? सिंपथी, मुझे पिटी का लफ्ज़ है कि मुझे तुझे देख के पिटी होती है। सुभान अल्लाह। कैसा कोई करप्ट किया हमने इस लफ्ज़ को, लेकिन ये एक्चुअली बैकबोन है मोहब्बत जी। रहम की एक एक्सटेंशन है, एक एक्सटेंडेड मैनिफेस्टेशन है या कि मैं, उसके और भी फ्लेवर्स हैं। माँ को देख के भी रहम ही आना चाहिए, बाप को देख के भी रहम ही आना चाहिए, और वही रहम बीवी को देख के भी आना चाहिए, मगर उसके अलग अलग फ्लेवर्स हमें अलग अलग स्पेक्ट्रम के ऊपर नज़र आते हैं। अब एक लड़की जेन्युइनली ना पाकिस्तान के कल्चर में, और मैं जितनी मर्जी बुराइयाँ सुन लूँ ना पाकिस्तानी औरत की और मर्दों की, दुनिया की सबसे नफीस औरत
पाकिस्तानी औरत है। तो सबसे सफाई पसंद औरत पाकिस्तानी औरत है। सलीका शार तरीन औरत पाकिस्तानी औरत है। आप जिसको शक है ना, जाके घूम के दिखाए दुनिया में। जितनी ताबेदारी की ट्रेनिंग दुनिया में पाकिस्तानी औरत को मिलती है ना, किसी औरत को नहीं मिलती। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से तश्तरी में बैठा हुआ गिफ्ट है। और ना शुक्र मर्द जो है ना, इसको बार बार कहते हैं ओ इस पर ये मसला है वो मसला है। ठीक है, मुझे इनकार नहीं है मसलों से भी। पाकिस्तान के सारे मामे चाचे और ताए पाकिस्तानी माँ ने ही विलन करार दिए ना घरों में। और मामू और खाला पाकिस्तानी माँ ही हीरो बनाती है ना। करप्शन ज़रूर है, लेकिन मगर कंपैरिजन ऑन द स्पेक्ट्रम में आए ना, हाँ बिल्कुल, यू हैव द फाइनेस्ट, मतलब द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी टू मेक द राइट फैमिली। और पाकिस्तान में तलाक का रेशो इस वक्त 13% 2 साल में बढ़ा है। मतलब यू विल बी अमेज्ड। मैं 2017 में स्टैट्स निकाले तो एवरी 10th वुमन वाज डिवोर्स्ड। अच्छा, इसमें लोग अक्सर ये क्वेश्चन उठा रहे हैं कि ये औरतों की वजह से ज़्यादा हो रहा है। ये तो बड़ा कॉमन नोशन बन गया है कि यार आजकल औरतों में सब्र ही नहीं रहा, घर तोड़ के। मुझे ऐसे ये बात सुनता हूँ तो मुझे पता कैसा लगता है कि घर के पाकिस्तान के ना अंडर 12 ईयर के बच्चे चोरी करना शुरू हो गए हैं। तो हाँ यार, वो असल में ना बच्चों की वजह से ऐसे हो रहा है। और बच्चों की वजह से कैसे हो रहा है? जो रैयत का सरदार है उसकी वजह से हो रहा है। देयर इज़ अ प्रॉब्लम हियर। और ये प्रॉब्लम पता कब स्टार्ट होती है? रैयत का सरदार बड़ा आप तलकीन कहते हैं औरतें अब नेशन की माएँ जो है ना, वो कौन बनाएंगे? तो नेशन के बाप नहीं बनाएंगे, वो क्या करेंगे? पैसे बनाएंगे।